Namo Impact is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered: 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in Engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। अपने 2 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में हम उन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं संबंधित क्षेत्र के दिग्गज के साथ। इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम की इन योजनाओं से देश को कितना फायदा मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल की योजना बनाई है, जिसमें उनका सबसे ज्यादा जोर अफोर्डेबल हाउसिंग पर है। आइए देखते हैं क्या है सबके लिए आवास योजना और क्या है पीएम की सोच। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर साल 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक मिशन 2022 तक सबके लिए आवास शुरू किया है। 25 जून 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से शुरू किया है। इसके साथ ही उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च की है। इस योजना पर 7 साल में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का मकसद है कि शहर में रहने वाले हर गरीब के पास अपना घर हो। इस योजना के तहत राज्य सरकारें अपने यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू कर रही हैं। इस योजना में 10 लाख से 12 लाख के बीच लोगों को घर देने की योजना है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो हर आम और खास लोगों के सपने को सच कर सकती है। अगर बिल्डर 4 मेट्रो शहरों में 30 स्क्वायर मीटर के मकान और दूसरे शहरों में 60 स्क्वायर मीटर के मकान बनाते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत सरकार ने बिल्डरों के लिए 100% कर में छूट दे रखी है। लेकिन ऐसा तब है जब बिल्डरों को मकान बनाने की मंजूरी जून 2016 से मार्च 2019 के बीच मिली हो और बिल्डर्स मंजूरी मिलने के 3 साल के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दें। इससे बिल्डर्स पर 650 स्क्वायर फीट के मकान बनाने का दबाव बनेगा और मार्केट में ऐसे मकान की सप्लाई भी बढ़ेगी। इसके साथ ही रिटायरमेंट फंड का हिसाब किताब रखने वाली संस्था EPFO एक योजना बना रही है। इसके तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने EPFO खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा। EPFO की योजना है कि उसके 5 करोड़ खाता धारक इस योजना का लाभ लेकर अपना आशियाना बना सकें। EPFO की तैयार योजना के तहत आप अपने सपनों का घर खरीदने के लिए अपने EPFO खाते से एक मुश्त पैसा ले सकेंगे, जिसका भुगतान आपको बतौर EMI अपने EPFO अकाउंट में ही करना होगा। इसके लिए सरकार 3 स्तरीय समझौता कराएगी। खरीदार, बैंक या हाउसिंग एजेंसी और EPFO के बीच ये समझौता होगा। हाउसिंग फॉर ऑल योजना की घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब देश में रियल एस्टेट सेक्टर गंभीर चुनौतियों के बीच मंदी के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री की इस योजना पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रियल्टी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल जी।
सिग्नेचर ग्लोबल वही कंपनी है जो लोगों को किफ़ायती घर उपलब्ध कराने के लिए अपनी 5 आवासीय परियोजनाओं के विकास में करीब 1040 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रियल्टी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल हरियाणा सरकार की सस्ते आवास नीति के तहत गुड़गांव में 950 करोड़ रुपए के निवेश से 5000 सस्ते मकान बनाएगी। इससे पहले 5 प्रोजेक्ट के तहत ये 5005 घर ड्रॉ योजना से अलॉट कर चुकी है। सिग्नेचर ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म SMC की मुख्य स्टेक होल्डर है। कंपनी ने ICICI प्रूडेंशियल रियल एस्टेट फंड से इन 5 प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी पहले से ही 3 प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी है और जल्द ही चौथे प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू करने वाली है। इसके लिए सरकार ने उन्हें 4 साल की समय सीमा दी हुई है, जबकि कंपनी को उम्मीद है कि इस योजना को 3 साल में ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे हों, इसके लिए जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन भी तेजी से हो। कंस्ट्रक्शन को तेजी से करने के लिए कंपनी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। इनमें पारंपरिक शटरिंग के बजाय वे मियान शटरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश ब्रिक्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट भी लगाए गए हैं। इसीलिए पहले प्रोजेक्ट को वे आने वाले साल के अंत तक ही पूरा कर लेंगे। हरियाणा के अलावा कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी सस्ते घरों के निर्माण के लिए संभावनाएं तलाश कर रही है। उम्मीद है कि इस साल उन्हें 7 से 8 प्रोजेक्ट इन राज्यों में मिल जाएंगे। सस्ते घरों में मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन सेल्स वॉल्यूम अधिक रहता है। अग्रवाल साहब, क्या इतना आसान है कि हर व्यक्ति को घर मिल सके? प्रधानमंत्री ने योजना लॉन्च कर दी, क्या इससे मकसद पूरा हो जाएगा? देखिए, 1970s में एक मूवी, अगर उस दौर की बात करें तो एक मूवी थी रोटी कपड़ा और मकान जी। आज 50 साल के बाद भी हम बात कर रहे हैं एक छत की जो एक उस आम इंसान के सर पर हो। मोदी जी ने जो भी ये घोषणाएं की हैं, चाहे हाउसिंग फॉर ऑल, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये मोदी जी के वो सपने हैं जिस पे वो जी जान से काम कर रहे हैं और बहुत उम्मीद के साथ पूरा देश उनकी तरफ देख भी रहा है। मुझे लगता है हाउसिंग फॉर ऑल का जो एजेंडा है जी कि 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत हो, हर परिवार को छत मिले, इसमें मोदी जी जान से जुटे हुए हैं। एज ए सिग्नेचर ग्लोबल मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम लोगों ने अपने इस अफोर्डेबल हाउसिंग को भी एक एम बना लिया है और बहुत फोकस होकर हम लोग इस योजना की तरफ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है मोदी जी या उनकी जो गवर्नमेंट है या जो भी इस अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, वो सब अगर ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे तो ज़रूर हम इस। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईमानदारी के साथ कोशिश होनी चाहिए। 2 साल हो गए हैं इस योजना को लॉन्च किए हुए, अभी तक कहाँ तक पहुँची है? कितना सक्सेसफुल आप मानते हैं? देखिए, ज़मीन पे इसके असर ज़रूर नज़र आने लगे हैं, क्योंकि अगर हम देखें आज से पहले बातचीत कुछ और चीज़ों की होती थी, भ्रष्टाचार ये मुद्दा है, वो मुद्दा है। आज बात डेवलपमेंट की हो रही है। अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें तो कुछ और डिस्कशन था, आज बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। मुझे लगता है नहीं, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी अच्छा काम अभी हो रहा है और इसके इम्पैक्ट देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पक्का है कि काम हो रहा है। कितना समय आपको लगता है? क्या 2022 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं मोदी जी, या आपने जैसे बात कही कि आपने एम बना लिया है, क्या इतना आसान है? देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। मुझे लगता है 2022 का जो एजेंडा है मोदी जी का, वो ज़रूर पूरा हो सकता है, लेकिन
गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं डेवलपर्स की, या जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को जो ट्रबल हैं, या खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग को, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। आपने अग्रवाल साहब अपनी बात कही, आपने अपने राइट्स की बात कही कि क्या मिलना चाहिए आपको, लेकिन दूसरी बात जैसे आपने कहा कि लोगों में विश्वास जभी जमेगा जब कुछ अच्छा करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बिल्डर्स हैं उनको लेकर लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, उनको लगता है कहीं ना कहीं वो चीट किया जा रहा है उनको, और जो कॉस्टिंग उनके ऊपर पड़ती है, एक एक मकान की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, टाइम बाउंड तरीके से आप लोग जब डिलीवर करना होता है मकान वो नहीं कर पाते हैं, तो जो निवेशकों का या एक कंज्यूमर्स का विश्वास है उसको आप लोग कैसे हासिल करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट इस कदम में बहुत बड़ा, इस संदर्भ में बहुत बड़ा कदम उठा चुकी है। अभी संसद में रेरा बिल क्लियर हुआ है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसमें कोई शक शोभा नहीं है कि पीछे जो भी टाइम निकला है उसमें जो ग्राहक है उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठगा गया है, उसे वो ठगा महसूस करता है, बिकॉज उसे वो डिलीवरी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो बिल गवर्नमेंट ने इतने सालों से जो अटका हुआ था, मोदी जी के आने के बाद, उनके इतने प्रयासों के बाद उस बिल को क्लियर किया जा सका, मुझे लगता है बिल्कुल सीन चेंज हो जाएगा। अब आने वाले टाइम में डेवलपर किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत बार सोचेगा कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे कैसे कैसे पेनलाइज किया जा सकता है, और जो भी चीज़, लेकिन ये सिर्फ एक हैंड से बात नहीं बनेगी, सिर्फ डेवलपर के करने या ना करने से कुछ नहीं होगा। हम जो गवर्नमेंट है उसको भी वन विंडो क्लियरेंस के सिस्टम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डेवलपर्स को 2 साल, 1 साल या 3 साल के लिए परमिशन नहीं मिलती हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो मंजूर नहीं होते हैं, तो अल्टीमेट क्या होता है, उसकी जितनी भी कॉस्टिंग इफेक्ट है वो पूरे प्रोजेक्ट पे लोड हो जाए। लेकिन बहुत से जो हैं आप लोग जब डिलीवर करते हैं तो हिडन कॉस्ट बहुत सारी होती हैं उसके अंदर, और तमाम, आपने खुद इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं निवेशक को ये लगता है कि वो ठगा गया है। उसके लिए क्यों कदम आप लोग नहीं उठाते हैं कुछ? देखिए, मैंने अभी कहा रेरा बिल के अंदर इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया कानून तो बहुत सारे बनते हैं अग्रवाल साहब, क्या आपको लगता है कि उससे समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि रेरा बिल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस बिल के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफाइन होंगी जो, जैसे बहुत एक नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली बिल्डर सुपर बिल्डअप और इस काइंड ऑफ वर्ड्स के ऊपर बेचते हैं, लोडिंग फैक्टर इतना है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रेरा बिल में है कि आपको कारपेट एरिया पे सेल आउट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जब ऐसी ऐसी चीज़ें आप बिना प्रोजेक्ट को, जब तक आपके अप्रूवल्स पूरे नहीं आ जाते, जब तक आप उसे लॉन्च नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल में हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस बिल को लागू करने के बाद कोई बिल्डर चाह के भी ऐसा नहीं कर पाएगा जो अभी तक शायद कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। मतलब शिकंजा एक तरीके से कसा गया है। बिल्कुल। आपने कहा ज़मीन की आपने बात की, लैंड पूलिंग पॉलिसी दिल्ली में आने वाली है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है। इसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण बिल था वो अटका पड़ा है। आप किस तरीके से देखते हैं जो आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है या सबके लिए आवास योजना है, उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का? बिल्कुल। देखिए, पहले हम बात करें भूमि अधिग्रहण की। जी, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से इस बिल पे लगी हुई है, और यानी पॉलिटिकल व्यू से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी, तो फार्मर को अपनी ज़मीन की कीमत भी मिलेगी, बिल्डर्स को सही रेट पे ज़मीन भी मिलेगी, और गवर्नमेंट की जो ऐसी योजनाएं हैं जो अभी इस बिल की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ चलेंगी। आज अगर कोई भी हाउसिंग बनती है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पर नहीं होंगी, आज कोई भी सेक्टर में किसी भी लैंड पे जाके आप किसी चीज़ को बना देते हैं हाउसिंग को, अगर बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पे रोड्स नहीं हैं, वहाँ पे और हॉस्पिटलिटी नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ये चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे उस हाउसिंग का होने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, लैंड एक्विजिशन एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट
बहुत सिंसियरिटी से जिसे देख रही है, और जिस दिन भी ये क्लियर होगा एक रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ा एक कदम होगा। दूसरी बात, आपने कहा दिल्ली में जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो काफ़ी दिनों से अवेटेड है, उसके ऊपर अभी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे जी। गवर्नमेंट को जहाँ तक मैं जितना उनको समझ पाता हूँ या जितनी भी मेरी बातचीत होती है उससे मैंने समझा है कि नहीं, बहुत सिंसियरिटी से वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टी अपने एंगल से इस पॉलिसी को देख रही है। मुझे लगता है पार्टी से ऊपर उठ के, पॉलिटिकल व्यू से ऊपर उठ के, एक जो कंज्यूमर है, जो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एक लोग हैं दिल्ली के इतने सारे, उनको अगर घर मुहैया कराना है तो उस लैंड पूलिंग पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा। आज अनरेगुलराइज कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं बिकॉज इसी के कि वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो रेंटेड मकानों में रह रहे हैं, जिनकी सैलरी बहुत नॉमिनल है, उनकी 50% सैलरी तो उस रेंट में चली जाती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और जो भी इससे जुड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी इसके बीच में जितनी भी समस्या आ रही हैं उनको दूर करके इस पॉलिसी को लाना चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा पूरी दिल्ली के अंदर। लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये भी खड़ा होता है, जब हम बात करते हैं कि मकानों की कमी है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एनसीआर में लाखों मकान खाली पड़े हैं, कुंडली की बात करें, मानेसर की बात करें, नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, उन मकानों के अंदर लोग नहीं जा रहे हैं, तो क्यों ये विरोधाभास क्यों इन दोनों चीज़ों में? यहाँ पे दो चीज़ों में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो मकान खाली हैं वो मकान कहीं ना कहीं लग्जरी सेगमेंट को अप्रोच करते हैं। आज ज़रूरत है हमें अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की, जिनके प्राइजेज़ 10 लाख रुपए से लेके 20-22 लाख रुपए की रेंज में होना चाहिए। अगर हम इस रेट के हाउसेस अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि आज भी किसी भी एरिया में वो हाउसेस खाली हैं। दूसरा, अगर कहीं आपको हाउसेस खाली नज़र भी आ रहे हैं इस रेट या जो भी आप सेगमेंट बता रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ इंफ्रा की ज़रूरत है, जो बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ तक नहीं बनी हैं, वाटर सप्लाई नहीं है, बिजली नहीं है, या वो वहाँ तक रोड्स, अभी तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रोड्स प्रॉपर नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से भी ये भी एक ट्रबल है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट्स को एक बार देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बिल्डर्स को जिम्मेदार ना माना जाए, जिन्होंने बुकिंग ले ली है और वहाँ पे मकान खड़े कर दिए, लोगों से पैसा ले लिया? पैसा जो फंसा है वो निवेशकों का फंसा है या कंज्यूमर्स का फंसा है उसमें? देखिए, डेवलपर का काम है उस हाउसिंग सोसाइटी को बनाना। डेवलपर का काम रोड्स बनाना नहीं है, वो काम गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट को ही उसमें कदम उठाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन देना काम गवर्नमेंट का है, हाउसिंग डेवलपर इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा एक कोई आराम से बैठ को इसके बारे में पूरे समाधान को निकाला जाए तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको प्रोवाइड ना कराया जा सके, और काफ़ी लोग फिर नेचुरली बात है उन मकानों में शिफ्ट भी हो जाएंगे जो आज की डेट में आपको खाली नज़र आ रहा है। अग्रवाल साहब, जब हम अफोर्डेबल हाउस की बात करते हैं और आपने बताया कि 10 से 22 और 23 लाख के रेंज के बीच जो हैं अफोर्डेबल हाउसेज आते हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़े और जो बताते हैं उसके मुताबिक केवल 1% लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए से ऊपर का मकान खरीद सकते हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको 10 लाख रुपए से सस्ता मकान चाहिए, और सरकार की ये मंशा भी है। नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि 5 लाख रुपए की रेंज में अगर मकान बनाए जाएं तो आवास की समस्या को हल किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि लग्जरी सेगमेंट के मकानों में और अफोर्डेबल हाउसिंग के जो लैंड रेट हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है जी। अगर गवर्नमेंट ऐसे कोई लैंड पार्सल या लैंड का कोई सब्सिडाइज लैंड डेवलपर्स को प्रोवाइड कराती है तो इन हाउसेस को कम रेट पे प्रोवाइड कराया जा सकता है। 8 से 10 लाख रुपए की रेंज में भी मकान प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक लैंड का इतना बड़ा पैसा लैंड के अंदर लगता है जिससे इस रेट के मकान खास करके मेट्रो सिटीज़ में प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, अगर गवर्नमेंट इसमें कोई ऐसा स्टेप लेती है कि कोई सब्सिडाइज लैंड या कोई ऐसा सिस्टम बनाती है कि उसको सब्सिडाइज कर पाए उस हाउस को, तो मुझे लगता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है और हम इस तरफ भी देख रहे हैं। और आने वाले टाइम में सिग्नेचर ग्लोबल ये जो 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से कम के घर हैं उसकी तरफ भी, सेगमेंट की तरफ बहुत आशा से देख रहा है। आप बात कर रहे हैं तो क्या आपका कोई तालमेल सरकार से नहीं? आप फिक्की के मेंबर भी हैं और एक अच्छे बिल्डर भी हैं,
तो क्यों सरकार तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपनी? देखिए, सरकार तक ये बातें पहुंच रही हैं बहुत आराम से, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल ट्रबल हैं। लैंड के जो प्राइजेज़ हैं, लैंड फार्मर्स के पास है या जो भी लोग हैं लैंड उनके पास है, उन लैंड्स को सेल आउट करना उन फार्मर्स के हाथ में है। वो अपनी लैंड कम रेट पे नहीं बेचेंगे। गवर्नमेंट को अगर कोई एक्विजिशन करनी है तो भी वो रेट उनका कम नहीं होगा। अल्टीमेट होगा ये कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उन लैंड्स को सब्सिडाइज करना पड़े, सब्सिडी देनी पड़ेगी। एक सब्सिडी ऐसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे 10 लाख या उससे कम रुपए के मकान लोगों को दिए जा सकें। और अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऐसा करती है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा तबका इन घरों में रह सकता है और मोदी जी का जो 2022 का एजेंडा हाउसिंग फॉर ऑल का है वो पूरा हो सकता है। तभी पूरा होगा। चलिए, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर आज हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के को फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी से। उनका कहना है कि सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे 2022 तक, अगर सबको घर देने का सपना मोदी जी को पूरा करना है तो। और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकता है, उन सब मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered: 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना की। इस योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75वें साल पर यानी 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया है। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या सोचना है, इस योजना को लेकर उनका क्या कहना है और क्या अपेक्षाएं हैं। एक सपना मेरा, वो सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए। ये काम मैंने सर पे लिया। Under the Housing for All mission in urban areas, 2 crore houses will be built over the next 7 years for the economically weaker sections and low-income groups. I am happy to state that this mission would ensure house ownership for 2 crore women. The first right will be given to the woman. महिला को पहला अधिकार देंगे मकान के ऊपर, ये भी प्रधानमंत्री का सोच है। This is also an idea that has come out of the mind of the Prime Minister, and then, of course, jointly along with their husbands. अग्रवाल साहब, आपने सुना कि प्रधानमंत्री का क्या कहना है, क्या उनकी सोच है। एक सवाल ये भी है कि सरकार जो है, जो रिकॉर्ड्स हैं भूमि के, उनका आधुनिकीकरण कर रही है और कंप्यूटराइजेशन उनका कर रही है। उससे क्या लगता है आपको, क्या फ़ायदा होगा आपको? देखिए, बहुत अच्छा कदम है। आज डेवलपर के जो प्रोजेक्ट जब वो लेने जाता है मंजूरी उनकी या लैंड बाय करता है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत लैंड के रिकॉर्ड्स के लिए भी आती है, या जो लैंड वो ख़रीदता है वो जब तक समझ ही नहीं पाता कि ये लैंड एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी कदम उठता है या गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती है तो ये सबके फ़ायदे की चीज़ है। ये ना डेवलपर की, इवन जिनके पास लैंड्स हैं, चाहे फार्मर्स हैं, पूरे ऑल ओवर एक बहुत बड़ा चेंज है इससे। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें ही हैं जो इस देश की तरक्की के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकती हैं और ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इस बार जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 35 लाख तक के हाउसिंग लोन पर 50,000 रुपये की आयकर में छूट दी थी। उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप, कैसा देखते हैं उसको? देखिए, जेटली जी नो डाउट जो हाउसिंग फॉर ऑल के एजेंडे के अंदर जितने भी बेनिफिट दे रहे हैं ये बहुत सराहनीय है और इसमें ये भी एक कदम है। लेकिन फिर मुझे एक बात पे आना पड़ेगा कि जेटली जी ने इस बार
जो हाउसिंग फॉर ऑल में अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली कैटेगराइज करके उसमें इनकम टैक्स के ऊपर भी एक रिलीफ दी है, वो बहुत सराहनीय है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल मैनर में समझनी होंगी कि जितनी भी ये चीज़ें हैं ये ग्राउंड तक पहुँचें और लोगों को ये अवेयरनेस समझाई जाए, डेवलपर को एनकरेज किया जाए कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में आइए। ऐसा कोई भी कदम जो डेवलपर्स के लिए उनकी अगर समझ में नहीं आ रहा है या वो समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसको कैटेगराइज किया जाए। तो मुझे लगता है कि आज डेवलपर्स जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वो उससे बाहर भी निकल पाएंगे। महंगे मकान बनाने की बजाय सस्ते मकानों की तरफ जोर दिया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से भी और बिल्डर्स की तरफ से भी। हाँ, देखिए, अगर महंगे मकानों की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में आज की डेट में 24 से 36 मंथ तक की इन्वेंट्री पेंडिंग है कि अभी जितने मकान हाथ में लोगों के बने हुए रेडी हैं वो 24 से 36 मंथ तक की इन्वेंट्री पेंडिंग चल रही है। तो नो डाउट इसके अंदर अभी एक उतना स्कोप नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से उन डेवलपर्स को भी, नेचुरली बात है मैं बहुत छोटा हूं उनके सामने, लेकिन फिर भी मैं यही राय देना चाहूँगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को, लो कॉस्ट हाउसिंग सेगमेंट को देखें। उस सेगमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं और जितनी भी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि वहाँ पे हर्डल्स हैं उसके बारे में बैठ के गवर्नमेंट से एक तालमेल किया जाए जिससे जितनी भी ट्रबल वहाँ पे नज़र आ रही हैं उसको शॉर्ट आउट किया उनका जाए। समाधान उसके। अफोर्डेबल हाउसिंग जो है एक ऐसी योजना है प्रधानमंत्री की जो देश की दशा बदल सकती है, और चूंकि आप इस सेगमेंट से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या सुझाव आप प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे जिससे कि जो आप बता रहे हैं कि बार बार कि लक्ष्य को 2022 तक पूरा किया जा सके? देखिए, मोदी जी का जो सपना है, जिस गर्मजोशी के साथ ये सारी चीज़ों के अनाउंसमेंट हुए हैं या आज जिस गर्मजोशी के साथ इस पर काम हो रहा है उसका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वन विंडो क्लियरेंस जी, जो डेवलपर्स को, जो खास करके अफोर्डेबल या लो सेगमेंट, लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को कम रेट के ऊपर फंड मुहैया कराना। तीसरा, जो भी पूरे इंडिया लेवल पर एक पॉलिसी बनाना, इसको एज ए पॉलिसी, जिससे आज जो डेवलपर फेस कर रहा है, अगर वो किसी भी अपने लैंड पार्सल को लेके किसी भी अथॉरिटी के पास जाता है तो वो इतना बड़ा एक टाइम बीच में है जिससे उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ये बात अच्छी तरह समझ रही है कि इनको उन्हें कम से कम करना पड़ेगा, और मोदी जी ने तो इतने साल इस चीज़ के ऊपर काम किया है, गुजरात में इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया है, तो वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि 2022 तक इतने मकानों को बनाया जा सके, लेकिन हमें एज ए मिशन इसको लेना पड़ेगा। बहुत क्लैरिटी के साथ नीचे तक ये मैसेज डाउनलोड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाए, और डायरेक्टली जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन होंगी कि जिससे एक रिपोर्टिंग का टाइम बाउंड रिपोर्टिंग का सिस्टम बने, लक्ष्य निर्धारित जिससे करके वो लक्ष्य को अचीव किया जा सके। अग्रवाल साहब, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आज हमने बात की है प्रदीप अग्रवाल जी से, जिन्होंने कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करके काम करना पड़ेगा, काम की गति को बनाए रखना होगा, तभी 2022 तक सबको मकान देने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। साथियों, नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में हम अगले सप्ताह किसी और शख्सियत से बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी दूसरी योजना पर, और आप अपने सुझाव हमारे को दे सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हम उन सुझावों को शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने सुझाव, जो आप सुझाव देंगे उनको हम कार्यक्रम में शामिल करने के साथ साथ सरकार तक पहुंचाने की उनको कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।